नमस्कार दोस्तों, आर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने लुईस थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। अब हमें इन थ्योरीज के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे डिटेल में देखने से पहले हमें ऑर्बिटल को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे ऑर्बिटल का ही होने वाला है। तो आज हम बात करते हैं ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल क्या है? अगर हम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑर्बिटल एक पॉसिबल वेव फंक्शन है। क्या है? एक पॉसिबल वेव फंक्शन। देखिए, जब हम न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी रखता है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व होकर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बहुत ही प्यारा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है, जिसे मैं पीले कलर से मार्क कर रहा हूँ। देखिए ज़रा, इस तरीके से। तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। तो अगर हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है तो कोई वो वेव फंक्शन रखेगा। तो उन वेव फंक्शन, जितने भी पॉसिबल वेव फंक्शन हैं, जिन्हें हम नाम दे रहे हैं psi1, psi2, psi3, मतलब जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, तब उसका वेव फंक्शन कुछ psi1 है सपोज। इसी तरह दूसरा एनर्जी लेवल होगा, उसमें भी उसके कुछ वेव फंक्शन होंगे। तो ऐसे जितने भी पॉसिबल वेव फंक्शन हैं वो सभी वेव फंक्शन क्या है? ऑर्बिटल। ये तो हुई मैथ्स की बात। अब अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमें ये कहना होगा कि ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% हो। 100% कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों हम एक साथ यथार्थ तरीके से नहीं बता सकते। इसलिए हम कभी भी 100% नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो, 90 to 95%, और ऐसी जगह को हम नाम देते हैं ऑर्बिटल। अब हम एक एक ऑर्बिटल के शेप के बारे में, एक एक ऑर्बिटल के डिटेल स्टडी कर लेते हैं। तो उससे पहले यहाँ आप देख लीजिए कि जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन आते हैं। ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब यह है कि जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो वो अलग अलग ग्रुप में जो सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस को यहाँ पर मैंने नाम दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रुप। हम सिर्फ 4 ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रुप का जो सॉल्यूशन है उसमें अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन सिर्फ और सिर्फ रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेडियस मतलब कि ये सपोज कोई न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ r रेडियस में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। x, y, z कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो डायरेक्शन डिपेंडेंसी कितनी हुई उसकी? 0। और यही हम जो बचपन से रटते आए हैं कि हाँ L = 0 होता है तो उसे हम S कहेंगे, L = 1 होता है तो हम उसे P कहेंगे। सब सेल्स की बात हो रही है। तो डिपेंडेंसी ऑन डायरेक्शन अगर हम कहें, यहाँ हमें कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा, मतलब कि जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन है वो किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ रेडियस r पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारी L वैल्यूज, जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर कहते हैं, और जिसे हम डिनोट करते हैं S से, स्मॉल s से। इसी तरह अगर हम सेकेंड ग्रुप के सॉल्यूशन की बात करें तो सेकेंड ग्रुप के सॉल्यूशन में हमें एक x कोऑर्डिनेट नजर आ रहा है। तो जिस तरह से x कोऑर्डिनेट है उसी तरह से y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट भी होंगे। इनकी डिपेंडेंसी एक डायरेक्शन के ऊपर है, इसलिए ये जो L वैल्यू है 1, और इसको हम P से नाम देते हैं। P सब सेल के अंदर 3 तरह के ऑर्बिटल हैं, px, py और pz। डिपेंडेंसी अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है, वेव फंक्शन अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। तो 3 तरह के हमारे पास ऑर्बिटल आ रहे हैं। तीसरी बात, जब थर्ड ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन हम देखते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि ये 2 डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक साथ 2 डायरेक्शन के ऊपर। तो यहाँ हम L वैल्यू 2 कह देते हैं और इसे हम D से डिनोट करते हैं। इनके भी फुल फॉर्म है S शार्प,
प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, sp-df, ये आप सब लोग जानते ही होंगे। तो d ऑर्बिटल में जब हम बात करें तो ऐसी 5 पॉसिबिलिटीज आती है जिनके नाम हम जानते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इसी तरह अगर हम फोर्थ ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन देखें तो उसमें तीनों ही कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, इसीलिए L वैल्यू 3 है। अब रटना नहीं है, यहाँ से समझना है कि वो L वैल्यू 3 कहाँ से आई। 3 डायरेक्शन, तीनों ही डायरेक्शन के ऊपर अगर डिपेंडेंसी है इसलिए L वैल्यू 3 है, और उसको हम F फंडामेंटल से नाम देते हैं। और इसके जो 7 टाइप के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये नेम ऑफ ऑर्बिटल्स जो मैंने लिखे हैं, यहाँ जो काउंटिंग है वो होती है 12+1 जो रूल है। ये क्वांटम नंबर सब और डिटेल में पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। तो F ऑर्बिटल जो है उसके जो नाम होते हैं Fx क्यूब, Fy क्यूब, Fz क्यूब, Fxyz, Fxy स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, Fyz स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इसी तरह से Fz x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये 7 तरह के। तो यहाँ हमें मिला 1, 3, 5 और F ऑर्बिटल में 7। ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं, किसमें? सब सेल्स में। तो sp-df क्या है? सब सेल्स हैं, और sp-df के अंदर 1, 3, 5, 7 हमारे क्या हैं? ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये तो है हमारे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हम सबसे पहले ले रहे हैं s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल जो है वो गोलाकार है, स्फेरिकल है, वृत्त नहीं है। वृत्त और गोले में डिफरेंस है, दोनों को देखिए। गोला है, सॉलिड स्फेयर है, स्फेयर की तरह है, मतलब चारों दिशाओं में है। अगर यहाँ न्यूक्लियस है तो वो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो चारों दिशाओं में है। तो अगर मैं इसे न्यूक्लियस के फॉर्म में बनाऊं तो ये जैसे कोई न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ ये है। अगर मैं बात करूं ये फर्स्ट, अब ये चीज़ें तो आप जानते ही होंगे, 1s होता है, 2s होता है, 3s होता है। तो इनका ओरिएंटेशन किस तरह से होगा देखिए ज़रा। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल का s ऑर्बिटल अगर स्फेरिकली इस तरह से है तो वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस से हर एक डायरेक्शन में बिल्कुल सिमेट्रिकली अट्रैक्ट होगा। न्यूक्लियस इस सेल को चारों दिशाओं से एक जैसा अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है s ऑर्बिटल का, सिमेट्रिकल स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम सेकेंड एनर्जी लेवल की बात करें तो 2s ऑर्बिटल जो होगा वो इसी के बाहर की तरफ होगा, इसी तरह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएगा। 3s होगा और उसके बाहर की तरफ होगा। ये तो है हमारा s ऑर्बिटल। अब हम कुछ ऐसे प्लेसेस की बात कर रहे हैं, अगर हम इस न्यूक्लियस से बढ़ते जाएं तो एक जगह ऐसी आती है जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 90 to 95% होती है, लेकिन एक जगह ऐसी भी आती है जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, कि वहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बिल्कुल 0 है, इलेक्ट्रॉन वहां नहीं होगा। तो ऐसी जो जगह होगी उन्हें हम कहते हैं नोड। इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट 1-2 स्लाइड्स में। अब हम बात करें हैं p ऑर्बिटल के बारे में। तो p ऑर्बिटल के बारे में मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स की हेल्प से कि p सब सेल के अंदर 3 टाइप के ऑर्बिटल हो सकते हैं, क्योंकि उसका सेकेंड ग्रुप का सॉल्यूशन x, y या z किसी भी एक डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होता है। सपोज मैं कहूँ ये x एक्सिस है तो ये px ऑर्बिटल में इसे नाम दूंगा। अगर मैं कहूँ y एक्सिस है तो इसे मैं py ऑर्बिटल नाम दूंगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ये x और y तो है ही, ये अगर कोई z एक्सिस है तो इसे मैं नाम दूंगा pz। तो इस तरह से है। दूसरी बात, इनको रिप्रेजेंट करते समय कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, प्लस और माइनस। ये प्लस और माइनस चार्ज नहीं है, ये प्लस और माइनस सिमेट्री को बता रहे हैं, क्योंकि वेव फंक्शन जो होता है उस वेव फंक्शन के अंदर, जैसे मैं किसी साइन वेव की बात करूं तो साइन वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड अबोव और बिलो इस तरह से हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, दोनों दिशाओं में हो सकता है, इसलिए हम अलग अलग साइन ले रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा p ऑर्बिटल। फिर हम बात करें अगर d ऑर्बिटल्स के बारे में, तो d ऑर्बिटल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं।
दो तरह का ओरिएंटेशन इनमें होता है। एक तो होता है बिटवीन द एक्सिस और एक होता है ऑन द एक्सिस। तो बिटवीन द एक्सिस जो है वो कुछ इस तरीके का है। देखिए, अगर मैं बात करूं एक्स और वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसे हम नाम देंगे डी एक्स वाई ऑर्बिटल। इसी तरह अगर ये वाई और जेड हो तो इसे हम नाम देंगे डी वाई जेड, और अगर ये एक्सिस एक्स और जेड हो तो इसे हम नाम देंगे डी एक्स जेड। इस तरह से ये जो है इसमें दोनों एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे ऑन द एक्सिस की बात करें तो ऑन द एक्सिस में भी ये वाला ऑर्बिटल कैसे बना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि अगर मैं कहूँ कि ये दो एक्सिस हैं तो ये एक्स और ये वाई, तो इसका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो तो ये ऑर्बिटल कैसे बना है देखिए ज़रा, इन दो तरह के ओरिएंटेशन के मर्ज होने से बना है। दोनों ओरिएंटेशन में लिख रहा हूँ, दोनों ही ओरिएंटेशन जो है वो ऑन द एक्सिस है, लेकिन ध्यान से देखिएगा ये अगर z एक्सिस है, ये दोनों में z ही ले रहा हूँ मैं, यहाँ x और ये y, तो z एक्सिस के ऊपर जो लोब्स हैं वो लोब्स तो आपको दिख ही रहे हैं, z एक्सिस के ऊपर वाले लोब्स तो आपको दिख ही रहे हैं। लेकिन ये जो लोब्स हैं, ये वाला जिन्हें मैं बिल्कुल डार्क कर देता हूँ, मार्कर चेंज करके देख लीजिए, देखिए ज़रा, ये वाले जो लोब्स हैं, ये वाले, ये दो और ये दो, आप देखना ज़रा ध्यान से, ये x एक्सिस में है और ये y एक्सिस में है। मतलब कुछ इस तरह से देखिए, ऐसे अगर मैं कहूँ z आपकी तरफ है तो z वाला लोब आपकी तरफ है, x एक्सिस और y एक्सिस के जो लोब्स हैं, ये x एक्सिस के लोब्स ऊपर और नीचे की तरफ, और ये y एक्सिस के लोब्स, ये सभी मर्ज होकर एक डिस्क बना रहे हैं। डिस्क समझते होंगे, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि देखना जरा ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ये देखिए, हाँ अब आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ देखिए कि ये जो रेड कलर का जो सर्कल बना रखा है ये एक डिस्क है, और ये जो डिस्क बनी है वो डिस्क बनी है y और x एक्सिस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था उसकी वजह से। मतलब जो आपका डी जेड स्क्वायर का जो लोब है वो इस तरह से है z एक्सिस के अंदर, और उसके चारों तरफ एक डिस्क बन रही है, इस तरह की डिस्क को आप समझ सकते हैं, इस तरह की ये एक डिस्क बन रही है। तो ये तो है हमारे डी ऑर्बिटल्स सारे। अच्छा, अब हम बात करते हैं इन ऑर्बिटल्स की सिमेट्री के बारे में। इन ऑर्बिटल्स में अगर हम देखें, एस ऑर्बिटल के बारे में तो मैंने आपको डिटेल में बताया ही है कि जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकली सिमेट्री होता है, कंप्लीटली सिमेट्रिक होता है। तो हम सिमेट्री के अकॉर्डिंग इन ऑर्बिटल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जिन ऑर्बिटल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है प्रेजेंट, उनको बोलते हैं जिरेड या जिराडे, और जिनके अंदर नहीं होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, उन्हें बोलते हैं आप अनजिराडे। तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा है दोनों तरफ। जैसे इसको प्लस साइन दे देते हैं, जैसे इसको प्लस साइन दे देता हूँ, इसको भी प्लस, ये माइनस, तो ये बिल्कुल कंप्लीटली सिमेट्रिक आपको नज़र आ रहे होंगे। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से अगर मैं इसे प्लस देता हूँ तो ये जो डिस्क है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह से इन सभी के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ऐसे ऑर्बिटल जिराडे कहलाते हैं। अगर इन एक्सिस की हम बात करें, इन एक्सिस में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखना जरा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो यहाँ पर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देख सकते। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, अनजिराडे। अब इन ऑर्बिटल्स में हम बात करते हैं नोड्स के बारे में। नोड्स क्या होते हैं? तो अभी आपको मैंने बताया कि ऑर्बिटल है ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 90 to 95% है, और नोड्स क्या है,
न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0, बिल्कुल 0%, कोई चांसेस नहीं है। तो अगर हम बात करें किसी s ऑर्बिटल के बारे में, किसी s ऑर्बिटल में, तो ये हमारा s ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल होता है, हम जानते हैं स्फेरिकल ऑर्बिटल है, तो चारों डायरेक्शन में अगर हम कहीं भी जाएंगे तो हमें हमेशा 90 to 95% प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो s ऑर्बिटल के अंदर कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। अगर हम यहाँ एक कोई प्लेन लगा के देखें तो ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। अगर हम p ऑर्बिटल के बारे में बात करें तो p ऑर्बिटल के अंदर ये एक ऐसा प्लेन आपको नज़र आ रहा है, में से हाँ, अगर ये आपको एक ऐसा प्लेन नज़र आ रहा है, इस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब s ऑर्बिटल के अंदर 0 नोड, p ऑर्बिटल के अंदर 1 नोड। अब अगर हम d ऑर्बिटल की बात करें तो d ऑर्बिटल में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए ज़रा। तो d ऑर्बिटल जो है वो डंबल शेप में है, डबल डंबल शेप में है। इन डबल डंबल शेप में आपको दो तरह की ऐसी पोजीशन नजर आएगी। एक पोजीशन ये है, देखिए जरा ध्यान से, और एक ये दो ऐसे प्लेन हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें dxy, dyz और dxz, इन तीनों ऑर्बिटल में दो ऐसे नोडल प्लेन होंगे, दो ऐसे प्लेन होंगे जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होगी। लेकिन अच्छा, इसी में अगर हम dx²y² की बात करें तो dx²y² भी इसी तरह का है, तो उसमें भी दो नोडल प्लेन होंगे। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो आप देखें, हाँ देखिए, अगर हम बात करें dx² -y² और dz² ऑर्बिटल के बारे में, तो dx² -y² ऑर्बिटल के अंदर हमें दो प्लेन तो ये दिख ही रहे हैं, देखिए ज़रा, तो ये तो है इसमें दो नोडल प्लेन। तो dx² y² में हमें मिल जाते हैं दो नोडल प्लेन, लेकिन dz² में इस तरह का कोई भी प्लेन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ जो नोड है वो dz² में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। इसकी बजाय dz² ऑर्बिटल के अंदर एक नोडल कोण होता है। ध्यान से देखिए, नोडल कोण होता है इस तरह का। तो आपका ऑर्बिटल जो है उसके चारों तरफ एक आइसक्रीम का कोण, यूँ समझ लीजिए, आइसक्रीम के कोण के अंदर ऑर्बिटल नज़र आ रहा है। तो इस तरह की नोड्स हमारे ऑर्बिटल्स में होती है। अब हम बात करते हैं एक बेसिक और कंसेप्ट है पेनिट्रेशन और शील्डिंग की। काफ़ी बार हमें सीधा सा ऐसा बता दिया जाता है कि जो s ऑर्बिटल है उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब क्यों होती है, कैसे होती है, वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें किसी न्यूक्लियस की, अगर हम बात करें किसी न्यूक्लियस की, तो किसी न्यूक्लियस के अंदर ये हमारा सपोज फर्स्ट एनर्जी लेवल है। यहाँ एक प्रोटॉन ले लेता हूँ, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। अब ये जो प्रोटॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ से अंदर की तरफ अट्रैक्शन मिलेगा, और इस अट्रैक्शन की वजह से ये हमारा जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, या यूँ कहूँ 1s ऑर्बिटल हैं, ये 1s ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो देखिए ज़रा क्या हो जाएगा इसका, ये हमारा 1 प्रोटॉन हो गया और ये थोड़ा सा छोटा हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एक दूसरा 2s ऑर्बिटल जो इसके चारों तरफ है। ये 2s ऑर्बिटल, जब 1s ऑर्बिटल अट्रैक्ट हुआ तो 2s ऑर्बिटल भी अट्रैक्ट होगा और ये भी अंदर की तरफ आ जाएगा, तो ये भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं पेनिट्रेशन की, कि किसी ऑर्बिटल के प्लेस पर कोई और ऑर्बिटल आ रहा है। मतलब कि जब 1s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्ट होकर छोटा हो रहा था, उसके प्लेस पे अब आप जस्ट इन दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए, जहाँ पहले 1s था वहाँ अब 2s है।
तो 2s ने 1s की पोजीशन को पेनिट्रेट किया है। तो ये असली डेफिनेशन है, ठीक है, कि पेनिट्रेशन क्या होता है, कि किसी ऑर्बिटल का किसी दूसरे ऑर्बिटल के प्लेस पर चले जाना, घुस जाना, भेदन कर देना, ठीक है। अब इसी से एक वर्ड और आ जाता है, इसी के साथ में जुड़ा हुआ शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब क्या है कि जब ये प्रोटॉन 1s में जो इलेक्ट्रॉन है उसको जिस पावर से अट्रैक्ट कर रहा है, 2s के इलेक्ट्रॉन को उतनी ही पावर से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बीच में आ रहा है, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, इसे 2s के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने से बचा रहा है। ये हमारा है शील्डिंग। ये बहुत ही बेसिक सी बातें थी। अब अगले लेक्चर में हम VBT को और VSEPR थ्योरी को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।